हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों के अपना चैनल स्टडी कॉमेडी प्रवीण सर में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आर्ट्स वालों के लिए दूसरा चैप्टर हिस्ट्री का। ठीक है, सभी लोगों का मांग था कि सर हिस्ट्री का अगला चैप्टर का दीजिए। ठीक है वीडियो, तो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। 8वां से लेकर पूरा 12th तक आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स कराया जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप लोग जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आज हमारा दो नंबर चैप्टर है राजा, किसान और नगर। ठीक है, यानी कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। ठीक है, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। किस राजा के काल में कैसा अर्थव्यवस्था रहा, किस राजा के काल में किसान हुआ, किस राजा के काल में नगर स्थापित हुआ, कैसा नगर स्थापित हुआ। ठीक है, कैसा राज्य स्थापित हुआ, उसका शासन कैसा था, इस विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है प्यारे भाइयों, तो ये 12th के साथ साथ कंपटीशन वालों के लिए भी आवश्यक है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप लोग पूरे पूरे जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है। किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की। देखिए 2021 के फर्स्ट एग्जाम में पूछ चुका गया ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा आप लोगों को पूछा हुआ साल भी यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग निश्चित रूप से एक एक बार देख सकते हैं। चलिए देखिए, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की। किसकी है? तो विशाख दत्त। विशाख दत्त कौन सा किताब लिखे थे? तो मुद्रा राक्षस। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर देखिए, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो जी हाँ, इसको जान लीजिए आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का जो है आप लोगों का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना जी, एक इनका शिष्य थे तो चाणक्य का। ठीक है, चाणक्य का शिष्य थे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों को 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, वेद जी, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। ठीक है, वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। तो हमारे ऑप्शन के अनुसार आप लोगों का हो गया जी जी। इसका वेद का रचयिता कौन है अगर आप लोगों से पूछा जाए तो 2 ऋषि वेद व्यास। ठीक है, ऋषि जी, ऋषि महर्षि 2 ऋषि वेद व्यास, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मली पूछा जाता है कि वेद व्यास जी ने रचना की वेद का। ठीक है, तो देखिए आप लोग एकदम निश्चित रूप से इसको याद कर लीजिए, वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों से कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? तो जी हाँ, समुद्रगुप्त। हमारे एक शासक थे जिनका नाम समुद्रगुप्त था जी, वो गुप्त वंश से थे, तो समुद्रगुप्त शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, और ये क्वेश्चन देख लीजिए, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2009 में, 2013 में, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और पूरे सेशन से जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में बचना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 16 महाजन पदों से सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? यानी कहने का मतलब कि महाजन पद टोटल क्या था? तो 16 गो था, वो में सबसे शक्तिशाली, जी हाँ, उसमें सबसे शक्तिशाली कौन था? तो मगध। कौन था? मगध जी, मगध शासक जो था सबसे शक्तिशाली महाजन पद था। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखिए उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर हमसे कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है हम लोगों से प्यारे भाइयों कि शिला अभिलेख में अभिषेक के कलिंग विजय का उल्लेख है। शिला अभिलेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। तो शिला अभिलेख कहने का मतलब अशोक के शिला अभिलेख जो है कलिंग विजय का उल्लेख किस कैमा है? तो कैमा शिलालेख में लिखा गया है कलिंग विजय का अभिलेख। जी हाँ प्यारे भाइयों, तो 13वां में। ठीक है जी, कलिंग राजा कौन था? तो खारवेल, जेकर हाथी गुम्फा था। ठीक है, हाथी गुम्फा के कर था? तो कलिंग राजा खारवेल के। ठीक है, उसी का विजय के बारे में दिया गया है। तो कौन विजय पाया? तो अशोक। ठीक है, चलिए देखिए कैमा अभिलेख में है उल्लेख, तो शिलालेख में तो 13वां में, याद रखना है। ठीक है, कलिंग राजा खारवेल का जी, उसी पर विजय पाए कौन? तो अशोक जी। चलिए देखिए
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को 2009 में 2011 में पूछ लिया गया है। तो देखिए, कनिष्क का राज्यारोहण तिथि है। कनिष्क कनिष्क जो कि पोरस का सौतेला भाई था, ने ऐसे कहिएगा तो मतलब कहने का मतलब उनके पत्नी दो थी, ठीक है जी। उनकी माँ दो थी, उनके पिताजी दो शादी किए, जिसके कारण है कि एक का संतान पोरुष था और दूसरा था कनिष्क, ठीक है। पोरुष बलशाली था, लेकिन कनिष्क भी एकदम महान राजा थे। चलिए देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि कब था? तो जी हाँ, राज्यारोहण 78 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, राज्यारोहण हुआ था, ठीक है। और जान लीजिए कि इसी के शासनकाल में जो था ना, कनिष्क के शासनकाल में पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था, जिसके युद्ध को नाम दिया गया था हाइडो एस्पिसिज, ठीक है, हाइडो एस्पिज नाम दिया गया था, ठीक है जी। 326 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, धम महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ठीक है, धम महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो धम महामात्रों को किसने? तो जी हाँ, अशोक ने। धम महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो जी अशोक ने किया, धम, ठीक है, धम। चलिए, बौद्ध धर्म से संबंधित है धम, ठीक है, बौद्ध धर्म से। चलिए देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग जी। आप लोगों का हो गया 9वां क्वेश्चन कि अशोक किस वंश का शासक था? तो देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत अधिक बार पूछ चुका है, ठीक है। तो देखिए, अशोक किस वंश का शासक था? तो जैसा कि मैंने बताया, मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया वंश का नाम क्या था? मौर्य वंश। और सब मगध साम्राज्य में आते हैं, ठीक है, ठीक है प्यारे भाइयों। तो चलिए देखिए, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल है जिसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल, ठीक है, श्री गुप्त द्वारा किया गया स्थापित वंश, गुप्त वंश को ही गुप्त वंश जितना दिनों तक चला है उसी काल को गुप्त काल कहते हैं, ठीक है। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद देख लीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ठीक है प्यारे भाइयों, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो जी हरिसेन। किसने किया? हरिसेन ने किया। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया। देखिए 2010, 2013, 2015, 2016, 2020 सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको सबको हम लोग कॉपी करते चलेंगे और इसी के अनुसार आप लोगों का जो है वीवीआई जो बनता है ऑब्जेक्टिव, समझे ना। देखिए, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो जी हाँ, जानते हैं कि ना, लक्षणा अध्यक्ष, ठीक है। लक्षणा अध्यक्ष जो थे ना, टकसाल का प्रधान थे मौर्यकालीन, यानी कि मौर्य वंश में, ठीक है जी। लक्षणा अध्यक्ष जी, एकदम। देखिए उसके बाद देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? जी हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन। कौन है? कलहन है, ठीक है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है, ठीक है। राजतरंगिणी यानी कि कश्मीर के राजाओं की कहानी जो है दिया गया है, ठीक है। कश्मीर के राजाओं की कहानी जो है इसी में दिया गया है, उसमें हुए घटना को राजतरंगिणी में, जिसके जो कि कलहन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्या करा है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो देखिए, अर्थशास्त्र जो है आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले अर्थशास्त्र जो है ना आप लोगों का, इनका लेखक है कौन? तो चाणक्य या कौटिल्य, ठीक है, या विष्णुगुप्त, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य जी, ठीक है। तो ये जो थे ना मौर्य वंश के ना गुरु थे, ठीक है, मौर्य वंश के गुरु थे, ठीक है। तो मौर्य वंश के काल में इंडिका को लिखा गया जी। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया किताब है, ठीक है। किसने लिखा? मेगास्थनीज, ठीक है। इंडिका किसने लिखा? तो मेगास्थनीज द्वारा। और अर्थशास्त्र में दोनों मतलब कौटिल्य द्वारा और मेगास्थनीज जी के द्वारा जो है राजवंश, किसके राजवंश के विषय में जानकारी मिलता है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका में तो मौर्य वंश, ठीक है। कौन सा वंश? मौर्य वंश का, ठीक है प्यारे भाइयों। तो जी हाँ, एकदम क्लियर होकर चलना है हम लोगों को। चलिए देखिए, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? अर्थशास्त्र की रचना
कब हुई थी? तो जी हाँ, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी जी। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि, देखिए, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलता है तो पराक मौर्य काल की। ठीक है, पराक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तब पराक के महाभाष्य से हमें क्या है, पराक के महाभाष्य मौर्य काल से। ठीक है, पराक के मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त या जी, जिसको विष्णुगुप्त या चाणक्य कहते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो विष्णुगुप्त। चलिए देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? जी, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तब बिंबिसार जी जो थे ना, हर्यक वंश के संस्थापक है, जो कि मगध साम्राज्य में आते हैं। ठीक है, हर्यक वंश भी मगध साम्राज्य में आता है। तो बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो हर्यक वंश से। ठीक है, बिंबिसार वंश का संबंध किस वंश से है? तो हर्यक वंश से। चलिए देखिए, उनके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जी, बिंबिसारे जी का बेटा जो था ना, वही अजातशत्रु हुआ था। ठीक है जी, और उनका बेटा उदयीन थे, जिसको उदयभद्र भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए देखिए, और उसको जो है, उनके पुत्र को जो है पुष्यमित्र शुंग ने जी, नहीं, शिशुनाग जी ने उनको पराजित करके और जो था अपना वंश का स्थापना कर लिए, शिशुनाग वंश का। ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गणसंघ। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? तो गणसंघ कहा गया। चलिए देखिए, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तो क्या होता है? तो जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसी को जनपद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जहां लोग अपना घर बनाते हैं तो उसी को जनपद कहते हैं। ठीक है, याद रखना है हमें। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, पंच चिन्ह। तो कहने का मतलब कि जब सिक्का बने होते थे ना, पंच चिन्ह, तो क्या चीज का बना होता था? तो देख लीजिए, ऐसे तो कहल जाता है चांदी और तांबे के। तो कैसे मारिएगा ये दोनों ऑप्शन? तो देखिए डी नंबर में देले है आप लोगों को, बी एवं सी दोनों। तो चांदी एवं तांबे दोनों हो जाएगा। क्या समझे? चांदी एवं तांबे। ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो जी हाँ, बौद्ध धर्म का जो है अशोक द्वारा कहाँ पर प्रचलित नहीं हुआ? तो ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ जी। ठीक है, ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ। चलिए देखिए, उसके बाद देख लीजिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन द्वारा की गई थी, जो कि राजगृह से अपना राजधानी, जो अजातशत्रु जो थे, राजगृह में जो अपना राजधानी रखे थे मगध का जी, वो जो है उदयीन जी पाटलिपुत्रा में लाकर रख दिए। समझे ना, पाटलिपुत्रा में लाकर रख दिए। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई किसके द्वारा? तो उदयीन के द्वारा। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन हम लोगों से, क्या कह रहा है कि जी हाँ, देखिए कह रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? तो जी मैंने अभी आपको बताया था कि अर्थशास्त्र और इंडिका में किसका वर्णन मिलता था? तो मौर्य वंश का या मौर्य काल का वर्णन मिलता था। और साथ में मैंने ये भी कहा कि इंडिका का पुस्तक का लेखक मेगास्थनीज जी थे और अर्थशास्त्र के कौटिल्य भी। ठीक है, तो आप लोग अगर एक क्वेश्चन का चारों जो होता है ऑप्शन, उसको जो है आप लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं और उसको समझ जाते हैं तो
एक ही बार में 4 क्वेश्चन आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, तो किसने किया? तो मेगास्थनीज ने। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो जी हाँ, प्राचीन धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। ठीक है जी, किसने किया? जी अशोक ने किया। ठीक है प्यारे भाई, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। जी देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जी हाँ, आप लोगों को मौर्य वंश में दो गो धर्म के बारे में बताया जाएगा, जो कि है बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के बाद हो गया जैन धर्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए आ गया, धम्म जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, धम्म जो है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। देखिए महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो जी महावीर जी पार्श्वनाथ जो थे ना, वो 4 गो बात दिए थे। ठीक है, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य और स्नेहता दिए थे, लेकिन पार्श्वनाथ को काट कर एक और नया रूल देने वाले व्यक्ति हो गए महावीर स्वामी जी। ब्रह्मचार्य भी दिए। लास्ट में 5वां जो बात दिए, उसमें 5वां जो विधि बताया कि जैन धर्म ज्वाइन करने के बाद इतना चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। जी सत्य तो सही बोलना, अहिंसा मतलब गुस्सा नहीं करना, अपरिग्रह मतलब घर को त्यागना, ब्रह्मचार्य भी करना होगा, शादी विवाह से वंचित होना होगा। जी तो इन्होंने महावीर जी ने दिए थे। ठीक है, चलिए देखिए, और महावीर जी जान लीजिए कि प्रथम जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे, जिनका नाम ऋषभ देव था, और 23वां संस्थापक थे, उनका नाम पार्श्वनाथ था, और 24वां स्वयं महावीर स्वामी थे। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देख लीजिए कलिंग युद्ध कब हुआ था? जी कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध जो है आप लोगों को प्यारे भाइयों 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है तो इसके विषय में मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जी ईसा पूर्व के मतलब होता है कि जब हमारे क्रिश्चियन के देवता ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तब बिफोर बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। ठीक है, बिफोर बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट, उनसे मतलब जन्म से पहले के सदी को ईसा पूर्व कहा जाता था, और जन्म के बाद के सदी को ईस्वी कहा जाता है। ठीक है प्यारे भाइयों, अगर आप लोग ये पूरा अगर सेशन देखते हैं तो आप लोगों का हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का 12th का पूरा क्लियर कर देंगे। और साथ में ये जो है फ़ायदा वाली बातें हैं आप लोगों का, जो कंपटीशन के तैयारी भी करते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए प्यारे भाइयों, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देखिए फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? कहने का मतलब है फूट डालकर विजय प्रारंभ, यानी कि उसके अंदर जाकर उसको गम के और उसको अपना भाप कर और उस पर ही उसके कमजोरी पर वार करके जो है राजा कौन बना था? प्रथम राजा सर्वप्रथम कौन था? तो जी हाँ, वो कौन था? तो अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु था। ठीक है, जो कि बिंबिसार का पुत्र। ठीक है जी, हर्यक वंश के। चलिए देखिए उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो जी हाँ, जीवक वैद्य जो थे ना, जी जीवक वैद्य जो थे ना, आप लोगों को बता दें कि जीवक वैद्य जो थे वो जो थे ना हर्यक वंश के काल में थे। ठीक है, जीवक वैद्य केकरा काल में थे? तो हर्यक के काल में थे। ठीक है, हर्यक वंश के शासन काल में जीवक वैद्य थे। चलिए देखिए उसके बाद देख लीजिए कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो जी रुद्रदमन। किसने कराई? तो रुद्रदमन ने अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद देखते चलिए। जी हाँ प्यारे भाइयों, देखते चलिए। जी 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा। अब क्वेश्चन क्या है तो देखिए जी एकदम देखिए कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने
किस नदी के संगम पर की? तो जी हाँ, जान लीजिए कि पाटलिपुत्र नगर जिस समय स्थापना हुआ था, और अभी तो हम लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के तट पर है, लेकिन उस समय सोन नदी, पुनपुन नदी और गंगा नदी तीनों थी, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप भी जो है जानते हैं कि पाटलिपुत्रा किस नदी के तट पर है? तो जी हाँ प्यारे भाइयों, गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग जी। कह रहा है, क्या कह रहा है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? सर्वप्रथम हुनों को, देखिए एशिया और यूरोप, भारत में ही नहीं, एशिया और यूरोप सभी में हुनों को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो स्कंदगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? स्कंदगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्यारे भाइयों उसके बाद अगला क्वेश्चन में ले चलते हैं। आप लोग देख लीजिए, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो जी हाँ, नेपोलियन। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो नेपोलियन था। ठीक है, कौन था? तो नेपोलियन। चलिए उसके बाद देख लीजिए, कह रहा है कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो जी हाँ, प्रभावती गुप्त। कौन है? तो प्रभावती गुप्त। जी हाँ प्यारे भाइयों, मैं तो भूल ही गया था कि अगर आप लोगों को कुछ भी जी बिल्कुल एकदम स्टडी मटेरियल चाहिए, जो चाहे वो 10th क्लास का हो, चाहे आईएससी का हो, चाहे नेवी एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हैं, या आईए का हो या आईकॉम का, किसी भी क्लास का जो है आप लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले 35 नंबर क्वेश्चन खत्म करके तब चलेंगे हम लोग तारों की शहर में। जी रिजल्ट भी देखने का सबसे अच्छा वेबसाइट, सभी कुछ के बारे में बताऊंगा मैं आपको। चलिए देखिए, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है? भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो देखिए भूमि अनुदान कह रहा है ना, तो जी सातवाहन काल में। ठीक है, सातवाहन काल में जो है इसका भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है? तो सातवाहन काल का है। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद आप लोगों को ले चलते हैं तारों के शहर में एक बार। चलिए देखते चलिए प्यारे भाइयों। देखिए प्यारे भाइयों, हम लोगों को आना है सबसे पहले गूगल पर, और गूगल पर जाकर सर्च करने से अच्छा होता है ना कि हम लोग बोल दें। सर्च करने से अच्छा क्या होता है? बोल दें। जी ये सर्च करने के बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पर आ गया स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। देखिए ब्लूप्रिंट आ गया ना, तो आप लोग इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, इसको क्या करना है? हम लोगों ने क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दे दिया गया है जी क्लास। देखिए यहाँ क्लास 12th आईएससी के बारे में है। ठीक है, क्लास 11th आईएससी के बारे में है, नेवी एयरफोर्स के बारे में यहाँ दिया हुआ है, एनडीए, उसके बाद आईआईटी जेईई नेट ऑब्जेक्टिव विद सॉल्यूशन भी है, क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, क्लास 12 डेली टेस्ट आप लोग यहाँ लगा सकते हैं क्लिक करके, क्लास 12th आर्ट्स भी दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए हमें आर्ट्स वाले को पढ़ा रहे हैं अभी, और रिजल्ट देखना है तो देखिए प्यारे भाई रिजल्ट के लिए ये वाला रिजल्ट खोल देंगे। देखिए इसको खोल के मैं बता देता हूँ, क्योंकि 10th का रिजल्ट आप लोगों को छोटे छोटे भाई बहनों का भी देखना होगा। तो देख लीजिए आप लोग, ये 26 को है ना, ये 26 को ये वाला हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, ये वाला क्लिक कर देना है। तो इसको क्लिक करके आप लोग जब नीचे की ओर जाइएगा, कहाँ जाना है? सीधे नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद देख लीजिए प्यारे भाइयों, आप लोगों को 2 सर्वर दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? 2 सर्वर, सर्वर 1 एंड सर्वर 2 मैट्रिक रिजल्ट। ठीक है, तो आप लोग जाकर इसमें क्लिक करके जरूर से जरूर देखिए एक बार। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए देखिए उसके बाद देखने के बाद आप लोग रोल कोड रोल नंबर डालिएगा, आप लोगों का चेक हो जाएगा। चलिए देखिए उसके बाद दिखा दे रहे हैं कि आप लोगों को मटेरियल कहाँ पर मिलेगा, स्टडी मटेरियल। तो आर्ट्स वालों देख लीजिए, आप लोगों का स्टडी मटेरियल यहाँ पर दे दिया गया है ना आर्ट्स। तो इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद देखिए, इसको खुल जाने के बाद जो है आप लोगों का देखिए यहाँ देखिए 12th हिंदी पाठ 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ बीच। देखिए 12वीं पाठ 8 सिपाही की माँ वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ना। उसके बाद देखिए हिंदी का है, उसके बाद हिंदी है, हिंदी मॉडल सेट है, हिंदी का 12th का 5वीं मॉडल सेट है, बिहार बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड बीएससीबी जो ऑनलाइन वेबसाइट पर दिया जाता है आप लोगों का सभी का। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इंग्लिश में दे दिया गया है, बातचीत। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का सभी चैप्टर वाइज चैप्टर दे दिया गया है। तो आप लोग आइए और निश्चित रूप से एक एक बार देख लीजिए और डाउनलोड करके
देख लीजिए कई बार। ठीक है, तो चलिए प्यारे भाइयों, आप लोगों को फिर से एक बार आप लोगों के क्लास तक ले चलता हूँ। तो देखिए प्यारे भाइयों, हम लोग फिर से अपना क्लास पर रिटर्न आ गए हैं। देखिए 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है। देखिए 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है। तो जान लीजिए आप लोग, सती प्रथा का अंत करने वाला राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को इसको अंत करने वाला प्रथम जो है साक्ष्य अभिलेख कहाँ पर मिला था। तो जी हाँ, एरन में मिला था। ठीक है, एरन यानी सागर में। ठीक है, एरन यानी सागर में मिला था। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद देख लीजिए आप लोग, क्या कह रहा है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, सबसे पहले जान लीजिए कि इसको श्रीलंका भेजा गया था। किसको तो महेंद्र और संघमित्रा को। ठीक है, और किसके प्रचार के लिए, तब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया है। किस विद्वान ने जो है मात्र अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया है। तो कौन सा वैज्ञानिक है, तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। ठीक है, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। ठीक है, इन्होंने बिना साक्ष्य के अभिलेख पर अशोक के जो है कहानी लिखने का प्रयास किए। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। मौर्य कला के निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। तो कौन नमूना है जो महत्वपूर्ण है, तो अशोक स्तंभ जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो वो स्तंभ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, स्तंभ हो गया। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आगे की ओर बढ़ते चलेंगे और पूरा सेशन से जुड़े रहिए। जी हाँ, हम खुद पर रिस्क लेते हैं कि आपका पूरा का पूरा कोर्स कराएंगे। ठीक है प्यारे भाइयों, तो देखिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन है कि गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री जो है भारत आया। तो गुप्त के काल में कौन सा चीनी यात्री थे जो भारत आया। तो जी गुप्त यानी कि गुप्त वंश। तो ओकर स्थापक कौन, संस्थापक तो श्रीगुप्त। एकर शासन काल में कौन आया, तो फाहियान आया। कौन आया, फाहियान आया। ठीक है प्यारे भाइयों, कौन आया, फाहियान आया। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखते चलिए आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। देखिए मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखा और किसके दरबार में आया, तो जानते हैं कि ना जी, आप लोगों को बताया कि मौर्य काल का जो था ना, मौर्य काल का जी मौर्य काल का जो है इसमें कहानी मिलता है, मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया इंडिका में। ठीक है, किसका मिलता है, मौर्य काल का। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज जो था आया। कहाँ आया, तो भारत आया। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ से होती है, तो प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति से जो है समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। वाह, व्हाट अ क्वेश्चन। देखिए नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो है नवरत्न रहा करते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में नवरत्न रहा करते थे। चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो कालिदास। कौन है, कालिदास जी है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो कालिदास जी है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा जी, देखिए जी हाँ प्यारे भाइयों, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोगों से कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की। देखिए प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की, तो किस शासक ने की। देखिए यहाँ पर पूर्ण रूप से क्वेश्चन नहीं दिख रही थी इसलिए छोटा की। देखिए प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत
किस शासक ने की? तो जी अशोक के शिलालेख सबसे पहले हुआ था, इसलिए अशोक ने किया। ठीक है जी। चलिए देखिए उसके बाद किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। और शिलालेख सबसे पहले कौन शासक के अथी में शुरू हुआ जी? किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद है क्या कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? मेगास्थनीज जब यात्रा वृत्तांत किया भारत में, तो भारत के समाज को कितने भागों में विभाजित किया? तो 7 भागों में। ठीक है। क्या भागों में? 7 भागों में। मेगास्थनीज जो कि इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे और उसमें मौर्य काल का जो है वर्णन किया गया था। और किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया? जी एलोरा नामक स्थान था, वहाँ जो है कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? जी किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? तो राष्ट्रकूट। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया था। ठीक है प्यारे भाइयों, किसने? राष्ट्रकूट ने करवाया था। तो देखिए उसके बाद है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण 18 गो। जी देखिए 2015, 16, 19, 20 सब में पूछल क्वेश्चन है। तो जी पुराण की संख्या कितनी? तो 18 गो। ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ उपस्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो जी तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था ना पाकिस्तान में। ठीक है। कहाँ था? पाकिस्तान में है। ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत देखिए 3 बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, अशोक ने। ठीक है। धम्म की शुरुआत किसने की? तो अशोक ने। तो ठीक है प्यारे भाइयों, आप लोग जान लीजिए एक बात कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बिल्कुल मस्ती के साथ और पूरा जानकारी के साथ आप लोगों का यहाँ क्लास कराया जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, पूरा जानकारी के साथ कराया जाएगा। तो आप लोग इस हमारे चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कर लीजिए। अगर कोई व्यक्ति कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी है। ठीक है। तो उनको भी बोलिए कि हमारे चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर ले जी और फायदा उठाते रहें। ठीक है प्यारे भाइयों, तो पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा, नोट आधा ओनली फॉर पूरा का पूरा। इतना ही के साथ आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।